जी, अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 बर्न इंजरीज़। बर्न इज़ अ टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इन एनी फॉर्म। ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से जो इंजरी होगी उसको बर्न कहते हैं। असल में ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है और इसके कॉजेज़ में फ्लेम्स आते हैं। फ्लेम के अलावा किसी हॉट सोर्स के साथ कॉन्टैक्ट होना, लाइक लिक्विड्स, हॉट लिक्विड्स, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स जैसे एसिड्स, अल्कलीज, फ्रिक्शन, रेडिएशन, ये सारे जो हैं ये बर्न कॉज करते हैं। अब जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की डेप्थ क्या होगी ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है और ड्यूरेशन क्या है एक्सपोजर की। अब बर्न के कुछ लोकल इफेक्ट्स हैं, रीजनल इफेक्ट्स हैं और सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं। लोकल इफेक्ट्स ऑफ बर्न की बात करें तो ये होता है, एक तो डायरेक्टली सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद जो डीप टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या वेसल्स की जो है वो सुपरफिशियल वेसल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पर ना फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अब फ्लूइड एयर में एवापोरेट हो जाएगा या ये ब्लिस्टर्स में ट्रैप हो जाएगा, तो सर्कुलेशन से फ्लूइड लॉस होगा। एज मच एज 200 मिलीलीटर पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस पर आवर जो है वो फ्लूइड लॉस हो सकता है। इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि जो एपिडर्मस और डर्मस अगर दोनों की इंजरी हो गई है, यानी डीपर बर्न है, दोनों की इंजरी हो गई है, तो ये क्या होगा, ये कोएगुलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार फॉर्मेशन होगी। अब ये स्टार जो है वो डिस्टेंड नहीं करता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसीलिए अगर सर्कमफेरेंशियल बर्न हो ना किसी लिम्ब का और वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब इसमें ये होगा कि जो बैरियर है, स्किन एज़ अ बैरियर एक्ट करती है, अब वो बैरियर वाला फंक्शन भी उसका ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वेड करेंगे और कंटामिनेशन होगी, सेप्सिस हो सकता है। तो ये लोकल इफेक्ट्स हैं कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, बैरियर का फंक्शन ख़राब हो रहा है, स्टार फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजनल इफेक्ट की बात करें तो रीजनल उस रीजन की जो सर्कुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर ओरल कैविटी या नोज यानी इस वाले रीजन में बर्न हुआ है तो फिर रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो सर्कुलेशन जिस भी एरिया में बर्न हुआ है उसकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि डायरेक्टली वेसल को डैमेज हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल बर्न के केस में ज़्यादा कॉमन है। तो फिर दूसरे केसेस में ये होता है कि जो लिम्ब है ना, लिम्ब के केस में वो ये होता है कि एडीमा बहुत होता है, उस एडीमा की वजह से वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं और लिम्ब को या जिस भी बॉडी टिश्यू में बर्न हुआ है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब वो एडीमा क्यों होता है, ग्रोस एडीमा होता है स्पेशली लिम्ब में, वो इसलिए होता है कि जो वेन्स है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई हैं। जब वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज करी है, पूलिंग हो रहा है और ब्लड जो है उसके से फ्लूइड बाहर आ रहा है और एडीमा हो रहा है। अब वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए होती है कि जो सर्कमफेरेंशियल बर्न हो, अगर स्टार फॉर्मेशन हो, स्टार जो है वो डिस्टेंड नहीं करता, जब वो डिस्टेंड नहीं करता तो वहां पर नीचे जो भी वेसल्स हैं लिम्ब में उन पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं और फिर एडिमा हो जाता है। अब इसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिम्ब में प्रेशर रेज्ड हो जाता है जिसकी वजह से वेसल्स की कंप्रेशन है, मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उनकी नेक्रोसिस हो रही है और लिम्ब की पैसिव मूवमेंट पर जो है बहुत पेन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा कि अगर हॉट गैसेस पेशेंट ने इनहेल कर ली हैं तो वो उसका नोज, लेरिंक्स, टंग ये सारा एरिया बर्न कर सकते हैं। अपर एयरवे इंजरी इसको कहते हैं। और जो स्टीम है वो लोअर एयरवे इंजरी करवाती है, ये वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, एपिथीलियम जो है वो स्लफिंग ऑफ हो जाती है एपिथीलियम, और रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। ये जो रिस्पायरेटरी फेलियर है ये स्मोक के केस में होता है कि जो स्मोक है वो रिस्पायरेटरी फेलियर करवा देता है, जो स्टीम है वो लोअर एयरवे इंजरी करवाती है, जो हॉट गैसेस हैं वो अपर एयरवे इंजरी। और जो इतना लास्ट रिस्पायरेशन आपने याद रखना है मेटाबॉलिक पॉइजनिंग, कि जो पॉइजनस गैसेस बन रही होती हैं बर्न के टाइम पे कंबस्टन की वजह से, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोजन साइनाइड है, ये अगर पेशेंट इनहेल कर ले तो ये क्या करती हैं, ये मेटाबॉलिज्म को खराब कर देती हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है बहुत ज़्यादा अफिनिटी के साथ और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं टिश्यूज को, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, ये जाकर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जो आयरन होता है उसके साथ बाइंड करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, सेलुलर रिस्पायरेशन को इनहिबिट कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा था, और हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी, सेलुलर रिस्पायरेशन इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा, तो ये होती है मेटाबॉलिक पॉइजनिंग। तो रेस्पिरेशन में आपने एयरवे इंजरी के साथ मेटाबॉलिक पॉइजनिंग को भी याद रखना है। अगर मेटाबॉलिक पॉइजनिंग हो जाए तो इसका बहुत कोशिश करनी होती है कि इसका अर्ली और इमीडिएट डायग्नोसिस बन जाए और फिर पेशेंट को जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ बर्न की। सिस्टेमिक इफेक्ट में सर्कुलेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की पहले बात करते हैं। तो सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट आएगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ये तो हमने बात की। तो जैसे फ्लूइड लॉस हो रहा है तो जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। अब फ्लूइड जो है वो एक तो विजिबल एयर में उसका एक्सटर्नल लॉस हो रहा है, दूसरा वो टिश्यूज में
जमा हो रहा है, डिमा हो रहा है, ठीक है, वो जैसे पहले देखा। तो उस केस में क्या करना है कि हाइपोवोलेमिया से बचने के लिए पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं, इफेक्टिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, रिससिटेट करना है। दूसरा जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो जैसे ही गट को इस्कीमिया होगा, गट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो गट से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं होंगे, गट की मोटिलिटी कम हो जाएगी, और गट में से जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में चले जाएंगे, ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। जब बैक्टीरिया जाएंगे तो वो अगेन वही चीज के बैक्टीरिया और सेप्सिस हो सकता है। और गट में ना अल्सर फॉर्मेशन भी होती है, जिसको कर्लिंग अल्सर कहते हैं। ये सब कुछ इस्कीमिया की वजह से हो रहा है और बैक्टीरिया की ट्रांसलोकेशन की वजह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट आएगा। तो जब बर्न होता है तो पेशेंट का ना मेटाबॉलिक रेट बहुत इंक्रीज कर जाता है। अब वो जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी कैलोरीज उतनी यूज हो रही हैं। अब उसकी कैलोरीज भी यूज हो रही हैं इतनी ज्यादा। ये मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा क्यों किया जा रहा है, ताकि हीट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकाली जा सके, ठीक है, हीट एवापोरेशन के लिए। अब इतना ज़्यादा वो मेटाबॉलिज्म उसका चल रहा है और गट से उसके न्यूट्रिएंट भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो मेल न्यूट्रिशन में चला जाएगा, उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और 0.5 kg डेली के हिसाब से उसका वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको प्रिवेंट करना है, हमने उसको न्यूट्रिएंट देने हैं आईवी, ताकि पेशेंट का जो है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ ना जाए। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स। तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स पहले हमने डिस्कस किया, अगर रिवाइज करें तो अपर एयरवे इंजरी, लोअर एयरवे इंजरी और स्मोक की वजह से रिस्पिरेटरी फेलियर, निमोनाइटिस और एंड पर मेटाबॉलिक पॉइजनिंग। ये 3 से 4 जो चीजें हैं ये आपने रेस्पिरेटरी इफेक्ट में याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है रीनल। रीनल में क्या होगा, जैसे गट को ब्लड नहीं मिल रहा था वैसे किडनीज को ब्लड भी नहीं मिलेगा और किडनीज में भी जीएफआर जो है वो डिक्रीज करेगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, अब जो भी मसल्स की नेक्रोसिस हो रही है वो मायोग्लोबिन रिलीज हो रहा है और मायोग्लोबिन जा रहा है किडनीज में और वहां पर मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। ये चीज भी जो है वो रीनल फेलियर की तरफ लेकर जा सकती है। नेक्स्ट सेप्सिस, हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया है, एक तो स्किन एज अ बैरियर एक्ट करती है, तो वो बैरियर जो है वो खराब हो गया। दूसरा, गट में से बैक्टीरिया आ रहे थे तो सेप्सिस हो सकता है। लेट इफेक्ट्स क्या आते हैं कि इमीडिएट नहीं होता ये, लेकिन कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद ऐसा हो सकता है कि स्कार फॉर्मेशन हो जाए और कॉन्ट्रैक्चर हो, डिसेबिलिटी हो, या साइकोलॉजिकल पेशेंट जो है वो ट्रोमा में चला जाता है। तो ये सारी लेट इफेक्ट्स है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्न जो है वो या तो पार्शियल थिकनेस का होगा या फुल थिकनेस का बर्न होगा। और जो पार्शियल थिकनेस बर्न है उसको फर्दर हमने डिवाइड कर लिया सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में और डी पार्शियल थिकनेस में। ये हमने किस बेस पे किया, हमने डर्मस की लेयर्स की बेस पे की है, वरना एपिडर्मस जो है वो तो कंप्लीटली बर्न हो ही जाता है क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल पड़ा होता है। लेकिन जो डर्मस है अगर वो पेपिलरी लेयर तक उसका डैमेज हुआ है तो वो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है। फीचर्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझने हैं और याद रखने हैं कि अगर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है तो वो एरिदीमा होगा, ब्लिस्टरिंग होगा और एपिडर्मिस का तो लॉस होगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद जो डर्मिस है ना वो पिंक आपको नजर आएगी और मॉइस्ट होगी, तो इसमें डर्मिस पिंक और मॉइस्ट है, एरिदीमा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन है। अगर आप जो है वो प्रेशर अप्लाई करोगे तो कैपिलरीज पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ब्लैंचिंग होगी, यानी कि उनका जो कलर है जो नॉर्मली पिंक था कलर, उनका कलर लॉस हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट हो जाएगा, पेल हो जाएंगे ऑन प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अच्छा, तो उसके बाद सेंसेशन की बात करते हैं। तो जो सेंसेशन है वो पिन प्रिक की सेंसेशन नॉर्मल रहती है, पेशेंट जो है वो उसको सेंस करता है। और ये बर्न जो है ये पेनफुल होता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स इंटैक्ट है। और लास्ट चीज़ ये कि इसकी जो हीलिंग होती है उसमें ऐसा स्कारिंग नहीं होती, ये खुद ब खुद हील कर जाता है। और ट्रीटमेंट इसका नॉन सर्जिकल है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, जैसे मैंने बताया कि रिससिटेट कर दो पेशेंट को, फ्लूइड्स दे दो, न्यूट्रिएंट उसको दो और उसको जो है वो सेप्सिस से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह, मतलब ये सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, वरना सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट चलते हैं जी डी पार्शियल थिकनेस बर्न पे। इसमें जो है ना वो डर्मिस जो है वो रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्व हो गई है और एपिडर्मिस का इसमें भी लॉस हो गया है। लेकिन इसमें जो आपको डर्मस नजर आ रही है ना, जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो मॉइस्ट नहीं है। जैसे मैंने सुपरफिशियल में कहा था कि वो मॉइस्ट और पिंक होगा, इसमें वो मॉइस्ट नहीं है और उसका जो कलर है उसमें ब्लैंचिंग भी नहीं हो रही, कि अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ब्लैंचिंग भी नहीं हो रही, ठीक है, फिंगर से प्रेशर अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद जो सेंसेशन है इसमें वो रिड्यूस्ड हो जाएंगी, पेशेंट जो है वो शार्प और ब्लंट प्रेशर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, मतलब ये शार्प है कोई चीज उसको प्रिक कर रही है और ये ब्लंट प्रेशर है उसको नहीं समझ आएगी, दोनों का डिफरेंस रिड्यूस हो जाएंगी सेंसेशन। और हीलिंग इसकी कैसे होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 और more वीक्स लगते हैं हील होने में। और लेकिन सर्जरी की इसमें भी जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें स्कारिंग हो सकती है, हाइपरट्रोफाइड स्कारिंग हो सकती है। फुल थिकनेस बर्न की बात करते हैं, इसमें पूरी का पूरा डर्मस डिस्ट्रॉय हो गया है और अब जो आपको फील आएगी, जो अपीयरेंस आएगी, वो हार्ड और लेदरी अपीयरेंस है, मतलब अब वो वाला नहीं है कि मोइस्ट या नॉट मोइस्ट या जो इस तरह, अब हार्ड हो गई है, ठीक है, अपीयरेंस। और अपीयरेंस जो है वो इसकी वेरी करती है, कलर वेरी करता है, नॉर्मल स्किन जैसा भी कलर हो सकता है या बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हीट किस इंटेंसिटी की थी, ठीक है।
इसमें कोई कैपिलरी रिटर्न नहीं होगा, और यानी वो जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे फिंगर से वो वैसा कोई नहीं होगी चीज़। और इसमें ना आपको थ्रोम्बोज जो वेसल्स है ना वो नजर आएंगी स्किन में, ठीक है, वो नजर आ सकती हैं, और बिल्कुल एनेस्थीसिया हो जाएगा कि स्किन पे कोई सेंसेशन फील नहीं होगी पेशेंट को। डिफरेंस करना तो दूर की बात है, उसको कोई सेंसेशन फील ही नहीं होगी, ठीक है, और पेन भी इसमें नहीं होगी क्योंकि जो पूरी की पूरी नर्व एंडिंग्स है वो सारी ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। और इसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, और सर्जरी करके आप इसमें क्या करोगे, इसमें ग्राफ्ट भी आपको रखना पड़ेगा या फ्लैप्स भी रखने पड़ेंगे क्योंकि ये खुद से हील नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि जो बर्न है वो सवेरिटी उसकी क्या है, वो सवेर है या वो मॉडरेट सवेरिटी क्या है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है ये चीज आ जाती है, उसकी परसेंटेज आ जाती है। नंबर 2, इनहेलेशनल इंजरी प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि जो इनहेलेशनल इंजरी है ना वो फिर बर्न को ज्यादा सवेयर करती है। डेप्थ क्या है बर्न की। अच्छा, इनहेलेशनल इंजरी अगर नहीं आप लोगों को क्लियर, तो मैं बता देती हूँ, इनहेलेशनल इंजरी वही है जो हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन में, कि इनहेल कर लेना गैसेस को और उसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर, वो सारी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्री की इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं हुई। सर्कमफ्रेंशियल बर्न है, सर्कमफ्रेंशियल बर्न क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम और वो सारा कुछ करवा देते तो उसकी वजह से ये भी सेवेरिटी की तरफ पॉइंट करता है। पेशेंट अंडर एज ऑफ 2 years एंड ओवर 60 years, मतलब एक्सट्रीमिटीज पर अगर एज है बहुत छोटा बच्चा है या ओल्डर पर्सन है तो वो भी सेवेरिटी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मोर्टेलिटी आपने फाइंड करनी हो कि किसी भी बर्न में मोर्टेलिटी की परसेंटेज हमें कैसे पता चलेगी, तो आपने क्या करना है, जो बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसको ऐड कर देना है उस पर्सन की एज में और 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, बर्न सेंटर रेफरल क्राइटेरिया, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बर्न का पेशेंट है इसको रेफर करना है बर्न सेंटर पे या नहीं करना। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो अगर पेशेंट को एयरवे इंजरी है, जैसे हमने पहले देखा था कि एयरवे इंजरी अगर हो तो पेशेंट जो है वो हाई उसकी सिविरिटी इंक्रीज होती है बर्न की, तो इसीलिए हम उसको रेफर कर देंगे। एनी बर्न लाइकली टू रिक्वायर रिससिटेशन, अगर उसको रिससिटेशन चाहिए, फ्लूइड चाहिए, अगर उसको जो है वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे फुल थिकनेस बर्न होते हैं, अगर उसमें जो है वो बॉडी सर्फेस एरिया 10% से ज्यादा इन्वॉल्व है, और तब हमें उसको रेफर करना पड़ेगा। ये जो 10% वाला पैरामीटर है ना, ये है अगर बच्चों के लिए और ओल्डर पीपल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यंग पर्सन हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि 20% तक बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व हो, तब हम उसको रेफर करते हैं। अच्छा, अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन थी पेशेंट के साथ, उसको कोई ऑलरेडी डिजीज थी, तो अब उसको इसका एक आसान सी मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक पेशेंट जो है वो आपके पास हार्ट फेलियर के साथ था या कोई हार्ट का उसको मसला था, अब उसको बर्न की वजह से इतना फ्लूइड लॉस हो गया, या पेशेंट जो था वो किडनी डिजीज का पेशेंट था, अब इतना फ्लूइड लॉस हो गया तो अब तो उसका मसला खराब हो जाएगा ना, किडनीज फेलियर और हार्ट फेलियर, तो इसीलिए हमें उसको फौरन से रेफर करना है, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसका बर्न हैंड, फेस, फीट या पेरिनियम इन रीजन्स में है, ठीक है, और अगर बर्न जो है वो एक्सट्रीम ऑफ एज पे है, जैसे पहले बताया कि अगर 2 years से अंडर और 60 years से अबव हो तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज होती है। उसके बाद अगर पेशेंट जो है उसमें नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है, लाइक आपको कोई अब्यूज का केस लग रहा है कि ये जानबूझकर इस पे किया गया, अटैक किया गया है, तो उस केस में रेफर करना है। और अगर जो है वो बहुत सीरियस सीक्वल आपको नजर आ रहा है, लाइक हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न था या कंसंट्रेटेड कोई एसिड था, स्पेशली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो उसकी क्योंकि बड़े बुरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो इसीलिए उसको भी रेफर करना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं रेफर करने के लिए। अब आपने प्री हॉस्पिटल केयर, चलें या नेक्स्ट वॉइस नोट से देखते हैं प्री हॉस्पिटल।